Hello and welcome to class 8. So today we will continue with our same chapter of history, that is from trade to territory. As we have finished the battle of Plassey and battle of Buxar, but few topics were left, that is dual administration. So let us finish that. But before starting this topic, let me tell you something very important. 1765 में किसकी डेथ हो जाती है? मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है, जो बाद में रीइंस्टॉल किए गए थे किसकी प्लेस पर? मीर कासिम की प्लेस पर। अब कंपनी को ये फील होता है, एक्चुअली ये फेडअप हो गए थे कि बार बार इनको पपेट रूलर्स जो थे बार बार इंस्टॉल करने पड़ते थे। सो अब ये नहीं चाहते थे कि कोई भी पपेट रूलर आए, तो व्हाट दे डिसाइडेड टू टेक ऑल कंट्रोल इन देयर हैंड्स. They took step of acquiring दीवानी rights of Bengal in 1765. तो शाह आलम ने क्या किया, इनको दीवानी राइट्स दे दिए कंपनी के. अब कंपनी जो थी वो डिक्लेयर हो गई एज ए दीवान ऑफ बंगाल. अब फ़ायदा क्या हुआ बंगाल का दीवान बनने से? फ़ायदा ये हुआ कि इनको बहुत सारा मिलने लगा रेवेन्यू. एक्चुअली पुराने टाइम में, मतलब बहुत पहले टाइम पर कंपनी को ब्रिटेन पर डिपेंड रहना पड़ता था और ब्रिटेन से पैसा आता था बहुत सारा. लेकिन अब पैसा क्यों आता था? पैसा इसलिए आता था ताकि वो अपनी आर्मी मेंटेन कर सके, ट्रेड कर सके, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो परचेज़ कर सकें. लेकिन अब जैसे कि बंगाल से ही उनको बहुत सारा रेवेन्यू मिलने लगा, तो अब उनको ब्रिटेन की नीड नहीं थी, और जिससे वो अपना सारे एक्सपेंसेस बेयर कर सकते थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, ट्रेड, फोर्टिफिकेशन एंड एनीथिंग एल्स. तो रॉबर्ट क्लाइव को अब यहाँ का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया. कहाँ का? बंगाल का. एंड ही स्टार्टेड अर्निंग लॉट ऑफ मनी. एक बार तो ऐसा भी पीरियड आया कि ब्रिटिश को इनके ऊपर क्या हुआ, शक हुआ. लेकिन बाद में जब क्लियर हुआ सारा मैटर, तो पता चला कि ये उसने कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं किया. अब बात करते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की. रॉबर्ट क्लाइव, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन और डायआर्की इन बंगाल. अब ये सिस्टम था क्या? ये सिस्टम बंगाल में 1765 से 1772 तक कंटिन्यू रहा. रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से 1767 में चले गए थे. ठीक है, ही लेफ्ट इंडिया इन 1767. बट ये सिस्टम क्या था? इस सिस्टम में द नवाब हैड पावर्स ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन व्हाइल द कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू. अब नवाब के पास सारी पावर तो थी मिलिट्री और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के, लेकिन उसके पर रेवेन्यू के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? कंपनी कंट्रोल करेगी. यानी जो भी पैसे आएंगे, जो भी अमाउंट आएगा, वो कंपनी से मांगेंगे. कौन? नवाब. दूसरा, द कंपनी हैड ऑल पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब कंपनी के पास पावर सारी थी, लेकिन जिम्मेदारी उसने कोई नहीं ले रखी थी. जिम्मेदारी उसने दे रखी थी सारी नवाब को. तो while the नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और रिसोर्सेज. अब नवाब के पास सारी जिम्मेदारियां थी, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ना ही थी और ना ही रेवेन्यू कलेक्ट करने की थी. नाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल. अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफर्ड ट्रेमेंडसली. फाइनली वारन हेस्टिंग्स ended dual government in 1772 and brought Bengal under direct control of the company's administration in 1773. तो इस डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म किसने किया? इसको ख़त्म किया है वारन हेस्टिंग्स ने. कब? 1772 में. और कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया. व्हाट इज़ डायरेक्ट कंट्रोल? जब सेंट्रल पावर सारा डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. ये तीनों टर्म्स मैं आपको अपने सिविक्स के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ. प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़. ऑल्सो वारन हेस्टिंग्स वॉज मेड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ द कर्नाटिक वॉर्स. कर्नाटिक वॉर्स जो थी, एक्चुअली ये वॉर जो हुई थी, ये वॉर हुई थी 1746 से 1763 तक. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. 1763 में ये फाइनली थर्ड वॉर ख़त्म हो गई. नाउ व्हाट वाज दिस वॉर? ये वॉर
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और EEIC के बीच में हो रही थी। लेकिन कहाँ हो रही थी? ऑन द इंडियन सॉइल। और क्यों हो रही थी? टू अचीव पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। अब एक्चुअली ये वॉर जो थी ना, ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेकर हो रही थी। ऑस्ट्रियन सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि ऑस्ट्रिया में जो वॉर हो रही थी वहाँ पर एक साइड में फ्रेंच थे, एक साइड में ब्रिटेन था। वॉर इन दोनों के बीच की हो रही थी यूरोप में, लेकिन उसका असर कहाँ हो रहा था? उसका असर इंडिया में भी पड़ना था। तो लेट अस सी कि इंडिया पे इसका इतना असर क्यों हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 मुगल स्टार्टेड कोलैप्स। व्हाट लेफ्ट? अब बचा क्या था? अब रह गए थे सिर्फ सूबेदार, नवाब रह गए थे। अब जो ज़्यादातर पार्ट था ना सदर्न में, साउथ में, तो वो ज़्यादातर निज़ाम के पास था और कुछ और भी रूलर्स थे। तो लेट अस टॉक वन ऑफ द रूलर, दैट इज़ कर्नाटिक नवाब, जिनका रियल नेम था कुरुमंडल, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। अब टिल 1746 डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये अपने आप को इंडिया में सेटल कर चुकी थी। और कहाँ पर? स्पेशली इन सदर्न इंडिया। कर्नाटिक नवाब वॉज ऑल्सो नोन एज अरकट नवाब। अब ये वॉर जो थी तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, लेकिन जब इंडियन सॉइल पर हो रही थी तो ये वॉर 3 लोगों के बीच में हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और तीसरा इंडियन रूलर्स। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746। नाउ लेट अस सी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। एज ब्रिटिश वर सपोर्टेड बाय द नवाब ऑफ कर्नाटिक, what they did, they captured some French ships and the French captured Fort St. George. फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? मद्रास में। और मद्रास किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। तो ये दोनों ने एक दूसरे के एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। उसने शिप्स कैप्चर कर ली, इन्होंने फोर्ट कैप्चर कर लिया। 1748 में क्या हुआ? When Britain and France come to know that in Europe they have signed a treaty and the war is ended, जब उनको पता चला कि यूरोप में जो वॉर चल रही थी, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर, वो ख़त्म हो चुकी है, तो इन लोगों ने भी ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म कर दी और आपस में नेगोशिएट करते हुए एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था एक्स-ला-शेफेल। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में फ्रेंच ने जो सेंट फोर्ट जॉर्ज को एक्वायर किया था, कैप्चर किया था, वो ब्रिटेन को रिटर्न कर दिया। और बदले में ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने उनको राइट्स दे दिए, कहाँ के? लुइसबर्ग रीजन जो नॉर्थ अमेरिका में था, वो उनको रिटर्न कर दिया। इस तरीके से ये वॉर यहाँ पर ख़त्म हो गई। Now let us discuss our second war, that is the second Carnatic War, which held in between 1749 to 54. At the end of the first Carnatic War, the French governor realized about the weaknesses of the Indian military rulers. जो फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्लेक्स, उनको रियलाइजेशन हुआ कि इंडियन मिलिट्री रूलर्स हैं वो मिलिट्री में बहुत ही वीक हैं। तो यहाँ से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्यों ना हम इनके ऊपर कंट्रोल करें, इनके एरियाज़ को अपने अंडर में ले लें। तो डुप्लेक्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरवेन इन 1748 बिकॉज नवाब ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक वर डाइड, जिनका नाम था आसफ जाह। आसफ जाह की जब डेथ हुई तो यहाँ पर एक दूसरी वॉर स्टार्ट हो गई जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। क्यों हुई ये वॉर? सदर्न स्टेट्स में हो रही थी। रीज़न ये था, आसफ जाह ने मरने से पहले नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा ये बताया ही नहीं, जिससे उसके जो बेटे थे और जो उनके ग्रैंडसन थे, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई। बेटे का नाम था नासिर जंग और ग्रैंडसन का नाम था मुजफ्फर जंग। नाउ नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? ही वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। और जो मुजफ्फर जंग था, ही वॉज सपोर्टेड बाय फ्रेंच। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में ये है कि ये वॉर डिक्लेयर्ड वॉर नहीं थी, ये एक इनफॉर्मल वॉर थी। अब डुप्लेक्स ने क्या किया? कौन था डुप्लेक्स? फ्रेंच गवर्नर था, फ्रेंच टीम का था। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्यों ना इन दोनों के बीच में, यानी आसफ जाह के
सन और ग्रैंडसन दोनों के बीच में एक क्वेरल्स करा दी जाए, यानी कि लड़ाई करा दी जाए। तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने एक एक साइड बनाकर अपोजिट ग्रुप्स बना लिए, और फ्रेंच के साथ थे चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, और ब्रिटिश के साथ थे नासिर जंग और मोहम्मद अली। अब ये दो दो कंटेंडर्स क्यों खड़े किए? रीज़न ये था कि हैदराबाद और कर्नाटक दो जगह के रूलर्स की डेथ हुई थी, तो जिससे दो दो थ्रोन्स दोनों जगह एक एक थ्रोन खाली था। तो फ्रेंच ने कहा चंदा साहिब जो हैं वो खड़ा करेंगे किसके लिए? कर्नाटक के लिए, जैसे आरकोट भी कहते हैं, और मुजफ्फर जंग जो हैं वो हैदराबाद के लिए। लेकिन ब्रिटिश ने कहा नासिर जंग को वो बैठाना चाहते हैं हैदराबाद के थ्रोन पर, और मोहम्मद अली को कहाँ बैठाना चाहते हैं? कर्नाटक पर। अब फ्रेंच ने क्या किया, एक और बैटल की जिसका नाम था बैटल ऑफ अंबूर, जो 1949 में हुई। यहाँ पर उन्होंने किसको हरा दिया? आरकोट के नवाब जो थे, जिनका नाम था अनवरुद्दीन, उनको हराकर उनको मार दिया। अब अनवरुद्दीन को क्यों मारा? क्योंकि उसने हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया था फ्रेंच को। तो ये सब देखते हुए अनवरुद्दीन का जो बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली, ही फ्लेड अवे, वो वहाँ से भाग गया, एंड ही टुक रिफ्यूज अंडर द ब्रिटिश ट्रूप्स। अब कर्नाटक का तो थ्रोन खाली हो गया, तो वहाँ पर फ्रेंच ने किसको बैठा दिया? चंदा साहिब को बैठा दिया, जो ऑलरेडी कर्नाटक के लिए लड़ रहे थे। एक तरह से समझ लो इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन कंटेंडर एक ही एक थे। सो चंदा साहिब अब वहाँ के क्या बन गए? आरकोट के नवाब बन गए। अब जो नासिर जंग थे उनको भी फ्रेंच की आर्मीज़ ने मार दिया, और वहाँ का जो हैदराबाद का जो थ्रोन था वहाँ किसको बैठा दिया? निज़ाम को बैठा दिया, सॉरी मुजफ्फर जंग को बैठा दिया, ठीक है। निज़ाम मतलब होता है रूलर। अब ये सब देखते हुए ब्रिटिश बहुत एग्रेसिव हो गए, और इनका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश की टीम में थे, एक क्लर्क थे EIC में सिर्फ, उन्होंने एक प्लान किया कि वी विल अटैक ऑन आरकोट। तो ब्रिटिशर्स ने जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े, एंड दे अटैक्ड आरकोट, और उन्होंने चंदा साहिब को डिस्प्लेस करके जो आरकोट था, जो कर्नाटक की कैपिटल थी, उसको कैप्चर कर लिया। अब यहीं से रॉबर्ट क्लाइव को हीरो भी कहने लगे। बिकॉज ही वॉज ओनली अ क्लर्क, जिसने एक प्लान बनाया, लीड किया और अटैक किया, तो यहीं से इनको हम हीरो भी कहते हैं। नाउ आफ्टर द सीज ऑफ आरकोट 1751, गवर्नमेंट जो थी फ्रांस और इंग्लैंड की, दे कंडेम्ड द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनीज। उनको बहुत बुरा लगा कि जो भी ये एक्ट किए हैं फ्रांस और इंग्लैंड ने, दोनों की गवर्नमेंट ने कंडेम करते हुए कहा कि ये सब रॉन्गफुल एक्ट्स थे, और उन्होंने डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया। अब डुप्लेक्स की प्लेस पे नया पर्सन कौन आया? जिसका नाम था गोदेयू। गोदेयू जो थे, इन्होंने ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जो 1754 में साइन हुई। अब 1754 में जो ट्रीटी साइन हुई, इसने सेकेंड कर्नाटिक वॉर को एंड कर दिया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। कहाँ का? हैदराबाद का। और इस ट्रीटी की वजह से ही both the France and English promised not to indulge with any kind of internal politics. This war marked the decline of French influence and ascent of the British influence in India. Let us discuss our third Carnatic War. पिछली वॉर में हमने क्या देखा? फ्रेंच का इन्फ्लुएंस डाउन हो गया और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो गया। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो 1756 से 1763 के बीच में हुई। जो इश्यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रह गए थे ना, वो इश्यूज यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, जो करीब 7 साल तक रही। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस वॉर इन इंडिया नोन एज द थर्ड कार्नेटिक वॉर। During this time, the war was not limited to Carnatic, but the spread to other parts of India and reached to Bengal. अब ये जो वॉर थी ना, ये सिर्फ कर्नाटक तक ही लिमिटेड नहीं थी, ये और भी आगे स्प्रेड हो गई इंडिया में। कहाँ? ये पहुँच गई बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाया था मैंने आपको, देखो ये ईयर दिखा रहा है ऊपर 1756, और बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757।
अब इंग्लिश ने क्या किया, दे कैप्चर्ड चंदरनगर फ्रॉम द फ्रेंच इन 1757 बाय डिफीटिंग सिराजुद्दौला इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासे। जो बैटल ऑफ प्लासे हुई थी जिसमें किसको हरा दिया था, सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था, है ना। सिराजुद्दौला को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे फ्रेंच आर्मी। तो जब ये हार गए तो चंदननगर भी इनके पास से एरिया वो जो था वो इंग्लिश के पास चला गया। तो यहाँ पर एक और बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ बैंडी वॉश। ये कब हुआ, ये 1760 में हुआ। किसके बीच में हुआ, दो पार्टी थी, एक तो थी ब्रिटिश आर्मी, दूसरी थी फ्रेंच आर्मी। ब्रिटिश आर्मी की साइड से जो लड़ रहे थे उनका नाम था सर आयर कूट, और जो फ्रेंच आर्मी थे वो थे काउंट लेली। अब 1760 में क्या हुआ, जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रांस को क्या किया, डिफीट कर दिया। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश कैप्चर्ड सेवरल इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक कराईकाल, माहे एंड जिंजी अपार्ट फ्रॉम पौंडीचेरी एंड मद्रास। बुक में आपका मद्रास और पौंडीचेरी लिखा है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश ने कहाँ कहाँ कैप्चर कर लिया, कराईकाल, माहे और जिंजी को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब फ्रेंच पीपल के पास से, फ्रेंच लोगों के पास से ऑलमोस्ट सारे एरिया, सारे सब कुछ वो हार चुके थे। रीज़न ये था, बैटल ऑफ बैंडी वॉश, बैटल ऑफ प्लासे, एवरीथिंग हैव गॉन टू ब्रिटिश आर्मी। देन फाइनली अगेन एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी का मतलब दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन हो रहा है, एक समझौता हो रहा है। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कब हुई थी, 1763 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। जो 7 साल से एक वॉर चल रही थी ना, मैंने अभी आपको बताया था ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में, ये वॉर भी यहाँ पर ख़त्म हो गई और उनके बीच में जितने भी राइवलरी थी ये भी सब एंड हो गई। अब एज़ पर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस, चंदरनगर और पौंडीचेरी जो था ये रिटर्न कर दिए गए किसको, फ्रांस को। एंड फ्रांस वर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया बट दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम। इसका मतलब वो उसको किलाबंदी नहीं कर सकते थे, फैक्ट्रीज बना सकते